तीन रास्ते हैं उद्धार करते समय, अपना शुद्धिकरण करते समय। तीनों रास्ते बड़े उपयोगी हैं और तीनों का संगम हो जाए तब तो क्या कहना, त्रिवेणी संगम हो जाता है। एक तो भक्ति का मार्ग है, कि हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ है, आप सब कुछ कीजिए। सवेरे हमने कहा था कि ये गुलामी का मार्ग नहीं है। निस्संदेह भक्ति कहती है कि मैं दास हूं, मैं एक तुच्छ सेवक हूं। ये एक विनम्र उद्गार है, किंतु इसका उससे कोई संबंध नहीं है कि हमने सब कुछ भाग्य भरोसे छोड़ दिया, या फिर जिनके हम आराधना करते हैं वही हमें सब कुछ दे देंगे, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये इसका तात्पर्य नहीं है। एक भक्ति मार्ग, दूसरा ज्ञान मार्ग है। आप तत्व को जानने लगे, उसकी गहराई में जाने लगे, समझा और समझाया, और खोज चलती रही। तो उस मार्ग में भी दुनिया के व्यसन तो छूट ही जाते हैं। कई बार तो दिन रात का भी होश नहीं रहता। उस स्वाध्याय में जब डूब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं ये पता नहीं चलता। ऐसा लगता है कि ये जिनकी नहीं गुरु ने ये बात कही है वो मेरे सामने है और ये बात मेरे साथ चल रही है। भले ही उन्होंने सर्व कल्याण के लिए ग्रंथ रचना की हो, लेकिन उस काल में जब उसमें स्वाध्याय में डूबते हैं तब लगता है कि ये बात तो मेरे लिए लिखी हुई है, ऐसा लगता है। फिर तीसरा है ध्यान का मार्ग, और ध्यान के लिए कुछ प्राथमिक साधनाएं, कुछ योग्यताएं आवश्यक है। पर अभी स्वस्थता की बात चल रही थी, स्वास्थ्य की, कि जिससे फिर आगे अपना रास्ता और निर्मल हो, स्वच्छ हो, साफ हो। तो स्वास्थ्य की बात निकली तो जब विचार करके देखते हैं तो कुछ शरीर संबंधी भी परेशानियां रहती, कुछ मन संबंधी होती है, कुछ भावों को भी कभी ठेस लगी रहती है, या फिर कोई ऐसे भावों में ही गड़बड़ी रहती है, और कुछ तो अपने जीव को ही परेशानी है, अपनी करनी का फल अपने को मिल रहा है। इन चारों स्तर से स्वस्थ होने के लिए क्या करना? एक तो शरीर में तो दो कारणों से बीमारियां होती है। कुछ तो ऊर्जा के असंतुलन से होती है, कुछ रासायनिक असंतुलन से होती है। जैसे उदाहरण के लिए मच्छर काटता है, एनोफिलिस नाम का एक मच्छर होता है, वो मान लो किसी को काट ले, तो काटने के बाद उस मच्छर की लार में एक कीटाणु पाया जाता है। वो कीटाणु मनुष्य के रक्त में आ जाता है, और मच्छर नियम से काटते समय पहले अपनी लार वहां छोड़ता है और उसके बाद रक्त को अपने अंदर खींचता है, और उससे होता ही है कि वो रक्त जमता नहीं है उस लार से मिश्रित होने के बाद, और फिर वो उसके अंदर चला जाता है, और यहां पर उसकी लार अपने अंदर चली जाती है शरीर में। और वो लार जब रक्त प्रवाह में आ जाती है, एनोफिलिस मच्छर की लार, तब क्या होता है? जैसे फैल्सिपैरम का जो मच्छर है उसके बारे में ऐसे जानकारी देते हैं लोग, नेट पर भी कहीं पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि वो दूसरी मंजिल से ऊपर नहीं जाता,
दूसरी मंजिल से ऊपर जो काटने वाले मच्छर होते हैं वो अलग प्रजाति वाले होते हैं, और ये मलेरिया वाले जो मच्छर होते हैं वो दूसरी मंजिल तक जाते हैं और ज्यादा ऊपर नहीं जाते। पर बात ऐसी है कि मान लो दूसरी मंजिल पर किसी को मलेरिया हो और उसको कोई मच्छर काट ले और वो दूसरी जाति का मच्छर और ऊपर चला जाए, तो फिर पता नहीं क्या स्थिति बनेगी। लेकिन ये रोग जो होते हैं इन कीटाणुओं के माध्यम से फैलते हैं। और अब तब क्या होता है, आप सोचने की बात है। अभी हमने तो पहले ही कहा कि ऊर्जा के असंतुलन से और फिर रसायनों के असंतुलन से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तब ये मच्छर का काटना क्या इससे संबंध रखता है? तो इस पर विचार करने से समझ में आता है कि मच्छर के काटने पर कोई चीज तो आ गई अपने अंदर शरीर में, और उसके आने के बाद उसने कुछ काम करना चालू कर दिया, और उसने ऐसा काम किया कि मच्छर काटने के बाद उसी दिन नहीं होता, वो तो बीजारोपण होता है, तैयारी होती है। 10 दिन बाद मलेरिया चालू होता है, बुखार आता है। यानी 10 दिन तक के किसी को पता ही नहीं रहता कि इसके शरीर में क्या है और अभी क्या तैयारी हो रही है। 10 दिन बाद वो स्थिति बनती है और फिर बीमार पड़ता है। और उसमें होता ही है कि वो कीटाणु जो होता है पूरे रक्त संचार में आ जाता है, स्प्लीन में पहुंच जाता है और स्प्लीन कड़क हो जाती है। जब भी डॉक्टर आकर के मलेरिया चेक करता है तो फिर यहाँ पसली के नीचे ऐसे हाथ डाल के देखता है बाईं तरफ, तो वो बढ़ा हुआ मिलता है उसको स्पर्श, तो फिर वो निश्चित कर लेता है कि ये मलेरिया होना चाहिए, क्योंकि इसमें संभावना मलेरिया की बनती है। और फिर जब वो 10 दिन पूरे होते हैं और फिर वो जो पूरे रक्त में पूरे वो विषैले तत्व जो होते हैं उन कीटाणुओं से बने हुए वो पूरे रक्त में आते हैं, तो उससे क्या होता है कि रक्त का संतुलन बिगड़ जाता है, रासायनिक संतुलन। और फिर एकदम रक्त के अंदर जो अपने शरीर के रक्षक हैं, जो रक्षक कोशिकाएं हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह, उनमें संघर्ष होता है। सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से तो शरीर स्वस्थ रहने की तरफ ही कार्य करता है, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाने पर फिर एक संघर्ष की स्थिति बनती है। संघर्ष होता है तब फिर गर्माहट उत्पन्न होती है, और उस गर्माहट में फिर ठंड भी लगती है साथ में। उसको लगती ठंड है पर शरीर गर्म हो जाता है, रजाई उड़ता है, पसीना आता है, सब कुछ होता है। लेकिन फिर जब तक उसका इलाज न करो तब तक कि वो रोग बना रहता है। चाहे आप आयुर्वेद से उपचार कर लो, होम्योपैथी से कर लो, या फिर एलोपैथी से कर लो, कोई ना कोई तो उपचार करते हैं, फिर वो ठीक होता है। और ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि वो सब रासायनिक असंतुलन के कारण हुआ है। और फिर ऊर्जा के असंतुलन से जो रोग होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के रोग हैं। अब जैसे अपन क्रोध ज्यादा करेंगे तो उसके बारे में गोरखपुर गीता प्रेस से एक पुस्तक निकली थी, उसके अंदर अलग अलग आवेगों से होने वाली अलग अलग बीमारियों के 4 वर्ग बनाए थे उन्होंने। क्रोध से होने वाली बीमारियां, लोभ से होने वाली बीमारियां, भय से होने वाली बीमारियां और काम से होने वाली बीमारियां। और उन बीमारियों में, क्रोध से होने वाली बीमारियों में लिखा था कि जो चर्म रोग होते हैं उनका कहीं ना कहीं क्रोध से संबंध रहता है। ऊर्जा का असंतुलन हो गया, ऊर्जा के असंतुलन से फिर रसायनों में भी फर्क पड़ता है। जैसे किसी को डर लगता है तो उसके शरीर में एक ऐसे कंपन सी आती है, एकदम घबराहट, जैसे एकदम कुत्ता आ जाए आपको काटने के लिए और बाल बाल बच जाए आप, तो आप देखना कि शरीर थोड़ा थोड़ा ऐसा कांपता सा होगा, अपनी धड़कनें तेज होंगी और फिर सांसों की गति बदल चुकी होगी, पसीना आ रहा होगा, ऐसे कुछ एक आवेग जैसा रहता है अंदर। तो भावों से द्रव्य पर उसका एक संबंध बनता है, और उसके बाद फिर जब बीमारियों वाले भाव होते हैं और फिर बीमारियों वाले रसायन आ जाते हैं तब फिर शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। अभी अमेरिका में
किसी ने खोजबीन करके ये पता किया कि मुख्यतया बीमारी 4 कारणों से होती है, और उनने एक पूरी सूची बनाई। एलिस स्टेडमैन और लुइस एल हे और डाइनस्टीन ने उस पूरी जानकारी को अपनी एक पुस्तक में दिया। हील योर बॉडी नाम की एक पुस्तक लिखी उसने, लुइस एल हे ने। तो उसमें 400 बीमारियों के नाम हैं, और 400 बीमारियों कौन से विचारों से होती है वो लिखा हुआ है। आंखें कमजोर हो रही है, चश्मा लगाया, वो कौन से विचारों से लगाया है, और उन विचारों को बदलने से चश्मे का नंबर घटने लग जाता है। ये भी उसमें बगल में ही दिया हुआ है। अब हम कोई विज्ञापन नहीं कर रहे हैं उस पुस्तक का, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस पुस्तक में ऐसे 4 भाव दिए हैं, जिन 4 भावों के कारण ये 400 बीमारियां होती है। रीढ़ की एक एक हड्डी में जो तकलीफ हो रही है उसके अलग अलग प्रकार के भाव दिए हैं उसमें, कि नीचे वाली हड्डी में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो फिर आपके भाव में कहां बीमारी चल रही है, क्या परेशानी है, आप ऐसा क्यों विचार कर रहे हैं, उसके बदले आपको क्या विचार करना है। ये उन्होंने दोनों बातें बताई हैं। जैसे दांतों के लिए उन्होंने लिखा है कि जिनको दांतों में परेशानी होती है उसका भावात्मक जो कारण है वो कोई अधूरा काम होता है। काम शुरू तो कर दिया है उन्होंने, लेकिन काम पूरा नहीं कर पाए हैं, तो पूरा काम न करने पर दांतों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने ऐसा एक वो बनाया है, डिलेड डिसीजंस। एक तो उन्होंने ये बताया कि निर्णय करने में आपको बहुत देर लग रही है तो दांत प्रभावित होंगे, तो आप उसका उपचार भी दिया है कि आप क्या करें। शांत मन से एक बार बैठ लीजिए और बैठ करके देख लीजिए, प्रो और कॉन बोलते हैं ना, कि ऐसा करूंगा तो क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, वैसा करूंगा तो क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। उसको आप व्यवस्थित रूप से चाहे तो लिख सकते हैं, और फिर विचार करके निर्णय करने में फिर आप अगर समर्थ हो गए, सफल हो गए, तो फिर आपकी तकलीफ अपने आप शांत होने लग जाएगी। ऐसे उन्होंने सब बीमारियों के उसमें वो दिए हुए हैं, बहुत लंबी सूची है, 400 बीमारियों के नाम और सब कुछ दिए हुए हैं। तो उन्होंने मुख्य रूप से 4 बातें बताई है कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए इन 4 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। उसमें से एक बात उन्होंने बताई, रिजेंटमेंट, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है। रिजेंटमेंट का अर्थ होता है कि आपके जीवन में आप किसी परिस्थिति को या किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, यानी ये अपने अंदर एक अस्वीकृति बनी हुई है। उस अस्वीकृति के बढ़ जाने पर ही कैंसर होता है, ऐसा उसका कहना है। अब हो सकता है कि अपने शरीर का ही कोई हिस्सा अपने को पसंद ना हो और अपन उसको स्वीकार ना कर पा रहे हो, और जब कभी कैंसर का मौका पड़ता है तो उस हिस्से में कैंसर हो जाता है। माउथ कैंसर है, आई कैंसर है, सबसे दर्दीला कैंसर जो होता है पैनक्रियाज का कैंसर होता है। पैनक्रियाज उस ग्रंथि का नाम है जो शक्कर को पचाने वाली ग्रंथि है। अगर उसमें इंसुलिन कम हो जाए तो फिर डायबिटीज हो जाता है। तो रिजेंटमेंट, किसी भी हिस्से में कैंसर हो जाता है, पेट का कैंसर होता है, कई अलग अलग स्थानों के कैंसर होते हैं, तो अव्यक्त रूप से अपन हो सकता है कि उस अंग का नाम न जानते हो, और फिर भी वो प्रतीकात्मक है। आपके जीवन में आपके जो भाव बन रहे हैं और जिसको आप अस्वीकार कर रहे हैं, उसका प्रतीकात्मक भाग आपके शरीर में कौन सा है वो प्रभावित हो जाएगा। इससे दांतों पर कैसे असर पड़ रहा है निर्णयों का। निर्णय में विलंब करने से दांतों को तकलीफ होती है, इसका क्या मतलब है।
दांत बहुत मजबूत होते हैं और आपका निर्णय ढीला चल रहा, आप निर्णय नहीं कर पा रहे, तो दांतों में परेशानी आना प्रारंभ हो जाती है। और भी गहराई से देखोगे तो और कई चीजें इसमें समझ में आएंगी। तो एक कारण उन्होंने ये बताया, अस्वीकृति। कभी आपने देखा हो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशानी में जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नसीब का हमें ये मिला हुआ है तोहफा, ऐसा मान करके जैसे तैसे खुश रहना सीख लिया है। फुटपाथ पर अखबार बिछा करके वो लोग सो लेते हैं और लोगों को गद्दों पर नींद नहीं आती। तो ये स्वीकार कर लेने से कैंसर की समस्या हल हो जाती है। और जिसने वो लिखा था पुस्तक को, उसको खुद कैंसर हो गया लिखने के बाद। तो फिर वो पुस्तक तो बड़ी लोकप्रिय हो चुकी थी। तब उसने मन में विचार किया कि तुमने ऐसी किताब लिखी और ये इतनी विख्यात हो गई, बेस्ट सेलर बन गई, और अब तुम्हें खुद कैंसर हुआ है, अब तुम दुनिया को दिखा दो कैंसर मिटाकर, तो फिर भरोसा होगा सबको, नहीं तो फिर तुम्हारी किताब तो बेकार चली जाएगी, लोग उस किताब का विसर्जन कर डालेंगे। तो फिर उसने सबसे पहले तो अपने मन को तैयार किया, बड़ी मुश्किल से मन को साधा, क्योंकि कैंसर हो जाने के बाद एक पैनिक की स्थिति बनती है, यानी एकदम हृदय आतंकित हो जाता है। ऐसा लगता है कि मृत्यु एकदम सामने आ गई, अभी तक तो दूर थी, सबको मरना था एक न एक दिन, लेकिन मुझे कैंसर हो गया, यानी मृत्यु तो अब मेरे बगल में खड़ी हो गई। तो एक आतंक हो जाता है अंदर, पैनिक स्टेट बोलते हैं उसको। तो फिर उसने मन में विचार किया कि इस आतंक में तो मैं अपने मन को शांत नहीं कर सकूंगी, और मन को शांत किए बिना मैं वैसे भाव नहीं कर सकूंगी जिससे उसका इलाज हो सकता हो। तो फिर उसने मन को बहुत शांत करना चाहा, लेकिन फिर भी वो डर तो डर था। कहना सरल है कि डरो मत, लेकिन जब डर लगता है तब लगता है। तो फिर वो किसी दिन एक लेक्चर में चली गई, कोई भाषण सुनने चली गई। उस भाषण में कोई अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, प्राकृतिक चिकित्सा, योग वगैरह के बारे में चर्चा हो रही थी। और वो जहां पर बैठी हुई थी उसके बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो प्राकृतिक चिकित्सक था। भाग्य की बात, और भाग्य की बात कहो या भावना की बात, कि उसने भावना की थी कि मुझे कोई शांत मन करने का उपाय मिल जाए और कोई ऐसे संयोग बन जाए। तो फिर उस भावना की तरंग से कुछ ऐसा संयोग बन गया कि जब वो व्याख्यान पूरा हुआ तब आपस में बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद उसने कहा कि मैं एक्यूप्रेशरिस्ट हूं, मुझे आपको देखकर लग रहा है कि शायद कुछ जरूरत है आपको मदद की। वो कहती है कि आप क्या मदद करोगे, मैं तो मौत के मुंह में जा रही हूं। तब फिर उसने कहा कि घबराओ मत, जब तक जीवन है तब तक निराश मत हो। निराशा जीवन को असमय में बर्बाद कर डालती है, इसलिए तुम हिम्मत रखो, मैं जो बनेगा वैसी मदद करूंगा। इतना परिचय, बिल्कुल भाई बहन के समान हो गए वो। और फिर उसने मदद की। फिर इसने और गुरु लोगों से भी बातचीत की और उबला हुआ भोजन प्रारंभ कर दिया उसने। और डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर तुमने 3 महीने में ऑपरेशन नहीं कराया तो फिर उसके बाद की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, 3 महीना आखिरी सीमा है, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा तुम्हें। तो फिर उसने ये सब उपचार प्रारंभ कर दिया और एक ध्यान उसने प्रारंभ किया। और ध्यान प्रारंभ किया, बड़ा अद्भुत ध्यान है कैंसर मिटाने का, उसने प्रारंभ किया। और फिर 6 महीने बाद जब चेकअप कराने गई तो कैंसर मिट चुका था। डॉक्टर ने पूछा कि तुमने क्या किया। फिर उसने एक सीडी बनाई और उसने जो किया वो फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।